हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला पोर्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलिड मीटिंग। ठीक है, एक वैलिड मीटिंग रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग की क्या क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है, किसी भी मीटिंग को हम वैलिड कब कहेंगे, किन किन चीज़ों को फुलफ़िल करना है और कैसे करना है, वो सभी चीज़ें एक के बाद एक सेक्शन वाइज हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो इसमें है, ठीक है, प्रोविज़न रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ मीटिंग। ठीक है, एक किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए उसके लिए क्या करना है, आपको नोटिस भेजना है। नोटिस जो भेजना है वो किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 101 यानी कि 101 में, धारा 101 में ये मेंशन है हमारे कंपनी अधिनियम के। ठीक है, अभी समझिए कि मतलब नोटिस भेजने का तरीका क्या होता है। कहा गया कि कोई भी नोटिस है, ठीक है, वो उसमें एक्चुअल प्लेस और टाइम मेंशन होना चाहिए। मान लीजिए, ठीक है, मैंने उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में मीटिंग कंडक्ट करनी है। ठीक है, कितने बजे करनी है, शाम को, इवनिंग, ये इवनिंग हमने इवनिंग लिख दिया 3 PM। ठीक है, 3 PM और डेट क्या है, मान लीजिए 31 ऑफ जैन को, 31 ऑफ जैन को। ठीक है, 31 ऑफ जैन, ये चीज़ें हमने लिख दिया 2023। ये चीज़ें हमने उसमें मेंशन कर दिया। ये परफेक्ट लोकेशन और डेट, टाइमिंग सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक, पहली चीज़। दूसरी बात कह रहा है कि कब देनी है नोटिस, 21st डे ऑफ मीटिंग के 21 दिन पहले आपको, ठीक है, बिफोर 21st डे आपको नोटिस दे देनी है। मान लीजिए कि नोटिस आपको मिल गई, मतलब आज है 10th जैन, ठीक है, ये 10th जैन है और मीटिंग कंडक्ट कब करनी है, 31st जैन को। ठीक है, तो मीटिंग आज सर्व हो जानी चाहिए। ठीक है, मीटिंग आज सर्व हो जानी चाहिए। और फिर आज नहीं, एक्चुअली 9 को करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 21 दिन पहले सर्व करनी है और 22वें दिन मीटिंग होनी है। ठीक है, तो ये चीज़ कम से कम 21 दिन पहले नोटिस आपको दे देनी है। अब देखिए, दूसरा कह रहा है कि स्टेटमेंट लगा होना चाहिए, उसके साथ एक स्टेटमेंट लगा होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि किस बारे में मीटिंग करनी है। ठीक है, क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, कितने लोगों का आना जरूरी है और टॉपिक क्या है उस पर। ठीक, ये बताया गया हमारे सेक्शन 102 में। और तीसरी बात जो कह रहा है कि कोरम जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कई बार बता रखा है, इसको कोरम क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर होते हैं जिनका प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। अगर उनके मतलब उतने मान लीजिए किसी कंपनी में 100 मेंबर हैं, 100 में कह दिया गया कि भाई ईजीएम जो होनी है, ईजीएम में एटलीस्ट 95% लोगों का होना अनिवार्य है, तो वो 95% यानी कि 95 लोग उनका होना कंपलसरी है, उनका होना मस्ट है। ठीक है, अगर वो नहीं आते हैं तो कोरम पूरा नहीं होगा। ठीक है, और ट्रिब्यूनल के केस में अगर ट्रिब्यूनल मतलब ईजीएम कॉल करता है तो उसके लिए कोरम क्या होगा, जो भी ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देगा कि अगर आपके पास इतने भी मेंबर आ गए तो भी कोरम कंप्लीट माना जाएगा और आपकी मीटिंग को वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोर्ट ने नहीं बुलाया, ट्रिब्यूनल ने नहीं बुलाया, बाकी किसी भी अन्य पर्सन ने बुलाया है, मान लीजिए डायरेक्टर ने बुलाया है या फिर किसी मेंबर्स ने मांग की है ईजीएम की, ठीक है, तो उनके केस में कोरम का जो बताया गया है उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो कंपलसरी है, उतना फुलफिल करना कंपलसरी है। और फोर्थ पॉइंट बताया गया कि उस कोरम को हेल्ड करने के लिए, उस मीटिंग को हेल्ड करने के लिए वहाँ पे एक चेयरमैन का होना अनिवार्य है, क्योंकि उसी की प्रेजेंस में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये बताई गई है सेक्शन 104 में। और फिर बताया गया है प्रॉक्सी कौन होता है। ठीक है, प्रॉक्सी वो होता है कि मान लीजिए कोई भी मेंबर जो मीटिंग अटेंड करना चाहता है और उसको नोटिस भी मिली है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट भी लगा हुआ, उसके साथ सारा सब कुछ वैलिड कार्रवाई कर दी गई है, ऊपर की सारी कार्रवाई, ठीक है, कर दी गई है ये दोनों। ठीक है, और फिर वो पर्सन आने में असमर्थ है, वो कहीं चला गया है, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो आ नहीं पा रहा है, तो वो अपने बिहाफ पे किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर देता है, किसी एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करता है कि भाई वो मुझको रिप्रेजेंट करेगा उस मीटिंग में, मेरी जगह पे वो पर्सन वहाँ जाकर के वोट करेगा। वोटिंग का राइट उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि उस दिन के लिए वो उसका प्रॉक्सी होगा। प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, कोई दूसरा मेंबर भी हो सकता है, या कोई आउटसाइडर हो सकता है, या उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है जिसको वो अपॉइंट करे अपनी जगह पे, वो बात की गई है प्रॉक्सी की सेक्शन 105 में। और फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, ठीक है, सेक्शन 106। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भाई आप वोट नहीं करोगे। ठीक है, आपको वोट करने का अधिकार, यहाँ इस मीटिंग में वोट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मान लीजिए डिविडेंड के लिए एजीएम बुलाया गया है। डिविडेंड मतलब
लाभांश जो प्रॉफिट में हिस्सा शेयरिंग है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया कि इन्हीं कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर को मिलेगा। किसी एक कैटेगरी को स्पेसिफाई करके ये बता दिया गया कि इंटरिम डिविडेंड इन्हीं को मिलेगा। तो अब वो डिविडेंड पाने का जो अधिकार है, ईजीएम बुलाया जाएगा तो उसमें मेंबर्स जो आएंगे, ठीक है, उनको ये कह दिया गया कि भाई देखो जिनको मिलना है, जो उस लिस्ट में है, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं, बाकी कोई और वोट नहीं करेगा, बाकी और किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है। तो वही सिर्फ वही वोट करेंगे, बाकी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अब वोट करने का मतलब तरीका क्या क्या बताया गया है, वो 107 और 109 में बताया गया है कि देखिए मान लीजिए ये कह दिया गया कि हम एक बिल पास करना चाहते हैं या फिर एक कोई भी ऐसा एजेंडा है हमारे पास, कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हम एक नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, एक नया मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए मुझे एक इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, या फिर मुझे ये करना है, जो भी उनको बताना है तरीका, अपना प्रोसेस बताना है वो बताएंगे। उसके बाद बोलेंगे मेंबर्स को कि आपके पास आपको इस तरह से वोट करना है, जो हमारे पक्ष में, जो इसके समर्थन में है, सपोर्ट में है, वो हाथ खड़ा कर दे, शो ऑफ हैंड, मतलब हाथ खड़ा करना है, ठीक है। और जो समर्थन में नहीं है वो ऐसे बैठे रहेंगे शांति से, ठीक है, उसी को बोलते हैं शो ऑफ हैंड। उस तरह से वोट करना है। और दूसरा है डिमांड फॉर पोल। पोलिंग मतलब समझिए कि एक लिस्ट बनाई जाएगी, पर्ची बना करके सभी उस पर्ची में सपोर्ट के जो पक्ष में है वो भी सपोर्ट करेंगे, जो पक्ष में नहीं है वो भी वोट करेंगे, वो पोल के थ्रू वोट होगा। और जिनका ये पोल ऊपर जाएगा वही उसको जीतते हैं। मान लीजिए कि इसमें अब 30% लोगों ने कर दिया, 33% लोगों ने कर दिया, ठीक है, निगेटिव, तो कम से कम 99% लोगों का होना अनिवार्य है कि भाई इसको पास करें। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि भाई जितने लोग फेवर में नहीं हैं, जितने लोग निगेटिव में हैं, अपोजिट में हैं, और ये अपोजिट वाले हैं, ठीक है, ये अपोजिट वाले हैं, जितने अपोजिट में हैं उसके 75%, समझे, 75% यानी कि 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स लोग क्या करेंगे, उसको पॉजिटिवली वोट देंगे, ठीक है, उसके पक्ष में होंगे, ठीक है, ये उसके पक्ष में होने चाहिए, तभी वो पास होगा। ये थी कि एक वैलिड मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, और उनको फुलफिल करना है कंपनी को, ठीक है, इन चीज़ों को फुलफिल करना है कंपनी को। अब आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस टॉपिक को, ठीक है, इस टॉपिक को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आपको पीछे जा करके सभी पीछे के सारे जो लेक्चर्स हैं उन सभी को आपको देखना होगा, ठीक है। और मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए चेयरमैन का होना अनिवार्य है, वो तो मैंने बता दिया है कि किसी भी मीटिंग में बिना चेयरमैन की कोई भी मीटिंग मानी नहीं जाएगी वैलिड, ठीक है। शो ऑफ हैंड बता दिया हमने कि शो ऑफ हैंड कैसे होता है, हाथ दिखा करके करना है, ठीक है। और बाकी पोल वाला तो आप सब बेहतर जानते हैं, ठीक है। और रिजोल्यूशन कैसे पास करना है, तो रिजोल्यूशन भी वही वोटिंग का सिस्टम है, पोस्टल बैलेट से होगा, और इस तरह वो शो ऑफ हैंड से भी हो सकता है, पोलिंग से भी हो सकता है, पोलिंग मतलब पोस्टल बैलेट से ही, ठीक है। और उसके बाद जो अदर प्रोसीजर दिए गए हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। नहीं, 2 मिनट का है, मैं कर देता हूँ इसको, इसी में कर देता हूँ कि क्या होगा। अगला है मिनट बुक, ठीक है, मिनट बुक हमको देखना है। मिनट बुक किसको कहते हैं? अदर प्रोविज़न जो दिए गए हैं, अदर जो प्रोसीजर दिए गए हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है देखने वाली कि मिनट बुक, ठीक है। मिनट बुक क्या होता है कि जब किसी भी कंपनी में कोई भी मीटिंग होती है, किसी भी तरह की मीटिंग हो, ठीक है, मीटिंग चाहे वो जनरल मीटिंग हो, जनरल मीटिंग मतलब AGM, EGM, ठीक है, या बोर्ड मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, उन सभी मीटिंग्स की सारी रिकॉर्डिंग एक हिसाब से समझ लीजिए कि ये वीडियो से रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, एक रजिस्टर्ड होता है, और रजिस्टर में सभी चीज़ें, रजिस्टर में सभी चीज़ें लिखी जाती हैं, और किस क्लास के शेयर होल्डर आए हैं, कौन क्रिएटर है, कौन क्या है, क्या मीटिंग चल रही है, ठीक है, और क्या रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं पास हुआ, पोस्टल बैलेट से पास हुआ या शो ऑफ हैंड से पास हुआ, या किस तरीके से उसमें डील किया गया, ये सारी चीज़ें, सारी बातें उसमें मेंशन होती हैं, सारी रिकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। चाहे वो बोर्ड मेंबर्स की, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, चाहे मेंबर्स की हो, चाहे वो किसी भी क्रिएटर की हो। यानी कि जो मैंने जनरल मीटिंग के 3 बताए थे, एक होता है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग, एक होता है डायरेक्टर्स की मीटिंग, एक होती है अदर मीटिंग, जो क्रिएटर और कमिटीज़ की मीटिंग होती है आउटसाइडर की। तो उन सभी की मीटिंग, किसी की भी मीटिंग हो, उन सभी का जो रिकॉर्ड होता है उसमें लिखा जाता है डेली का, मतलब उसमें जो मीटिंग हुई उस
मीटिंग में कितने लोग थे, क्या बहस हुई, क्या चीज़ें उसमें डिस्कस हुई, क्या पास हुआ, क्या फेल हुआ, वो सभी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको कहा गया कि ये हमेशा एक एज अ एविडेंस एज अ सबूत मतलब उस कंपनी में रखा जाता है। और उसको पहली चीज़ तो अगर इंस्पेक्शन की बात की जाए कि क्या हर मेंबर जाकर के उसको देख सकता है, कभी भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी जाकर के उसको कभी भी नहीं देख सकता है। उसको तभी देखा जा सकता है जब अगली मीटिंग हो रही हो कोई, और उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना हो, तो फिर उसमें ये मिनट्स को वेरीफाई किया जाता है, मिनट्स चेक किया जाता है कि पीछे के मीटिंग्स में क्या हुआ था, क्या रिकॉर्डिंग हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सिर्फ वही चेक की जा सकती है, ठीक है। और अगर मिनट बुक को, ठीक है, जो वो रजिस्टर है उसको तैयार करने में अगर किसी भी तरीके की कोई चूक हुई है कंपनी से, ठीक है, कंपनी ने ये मिनट बुक जो सेक्शन 118 में बताया गया है कि अगर उसको बनाया नहीं या बनाने में कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो भाई उसके लिए कहते हैं कि मेंटेनिंग अ मिनट बुक एज पर सेक्शन 118 अट्रैक्ट्स अ फाइन। अगर डिफ़ॉल्ट करोगे मेंटेन करने में एक मिनट बुक को, ठीक है, उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, तो कंपनी के ऊपर अप टू 25,000 रुपये का फाइन लग जाएगा। और जितने भी ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे, जितने भी ऑफिसर हैं, कंपनी ने तो मान लीजिए ऑर्डर पास कर दिया कि भाई मिनट बुक तैयार करो, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा और पास भी किया कि भाई बोल दिया, और कुछ डायरेक्टर्स को या कुछ ऑफिसर पोस्ट पे जो ऑफिसर रैंक पे हैं, एक्सपर्ट के रैंक पे हैं, उनको बोल दिया गया कि भाई आपको ही मिनट बुक तैयार करनी है, और उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। वो एक से ज़्यादा जितने भी लोग होंगे उन सभी पर, अगर एक है तो 5,000 रुपये, अगर एक से ज़्यादा जितने भी होंगे उन सभी पे 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये थी जानने वाली। और दूसरी बात ये है कि मिनट बुक तो बन गई, ठीक है, बना लिया, फाइन नहीं दिया आपने, चलिए ठीक है, मिनट बुक एकदम अच्छे से जैसे बताया गया सारे प्रोसीजर फॉर्म में तैयार कर दिया, तो उसको आपको आरओसी के पास यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आपको फाइल करना होगा। कब फाइल करना होगा? फाइल विद इन 30 डेज। कब? 30 डेज में आपको फाइल करना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है, अगर आपने फाइल नहीं किया, फाइल करने में चूक हो गई या देरी हो गई, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? भाई आपने देखो जो तरीका बताया गया वो तरीके को आपने फॉलो नहीं किया, तो कहा गया कि भाई देखो आरओसी के पास फाइल करो 30 दिन के अंदर। और अगर आपने 30 दिन के अंदर नहीं फाइल किया तो सेक्शन 403, ठीक है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 403 हमारा क्या कहता है कि भाई अगर आपने जो आरओसी के पास फाइल करना है ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं की, ठीक है, तो आप आरओसी को या तो पहले तो आप ये बता दो कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, रीजनेबल आप अपने क्लियरिफिकेशन दो, आपने रीजनेबल जो भी इश्यूज़ हैं, रीजनेबल इश्यूज़ आपने नहीं बताए, ठीक है, और आरओसी को यकीन नहीं हुआ तो भाई आपके ऊपर ये 403 अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने बता दिया तो आरओसी आपको एक्सटेंशन दे देगा कुछ टाइम का, और अगर एक्सटेंशन मिल गया तो फिर आपको उस एक्सटेंशन के अंदर जितना टाइम उसने दिया है उस एक्सटेंशन के अंदर आपको फाइल करना है। और अगर तब भी नहीं करते हैं आप तो क्या होगा? 403 अप्लाई होगा, और उसमें कहता है कि भाई देखो 403 लगा, उसके बाद ये नहीं है कि 403 तो अब लग ही गया है, फाइन तो लगनी है, तो अब क्या करें हम, अब तो फाइल ना करें, ऐसा नहीं है। 403 लगेगा। 403 बात करता है पनिशमेंट की। क्या पनिशमेंट की बात करता है? पनिशमेंट की बात करता है कि भाई देखो आपको 270 दिनों के अंदर 270 डेज, ठीक है, 270 दिनों के अंदर आपको फाइल करनी है। उसके साथ क्या लगाना है? उसके साथ अगर कंपनी का डिफ़ॉल्ट है, कंपनी का डिफ़ॉल्ट है तो भाई मिनिमम 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए, ठीक है, कंपनी के साथ आपको अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है, कंपनी का डिफ़ॉल्ट है, चलिए इसी समझ लेते हैं, अगर कंपनी का डिफ़ॉल्ट है तो मिनिमम कितना? मिनिमम आपको लगाना होगा मिनिमम 5 लाख, ठीक है, और मैक्सिमम लगेगा आपका 25 लाख, ठीक है, ये कंपनी के ऊपर जुर्माना लग जाएगा। इसके साथ आपको 270 दिनों के अंदर कंपनी को सबमिट करना होगा। मान लीजिए कंपनी इन्वॉल्व नहीं, कंपनी के डिफ़ॉल्ट नहीं है, मेंबर्स का डिफ़ॉल्ट है, यानी कि जो ऑफिसर है उनको उनकी डिफ़ॉल्ट है, तो उनको क्या करना होगा कि भाई देखो जो लिक्विडेटर होते हैं, मान लीजिए कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, चलिए उसको भी देख लेंगे, एक लाइन की बात है उसको बता देंगे। जो ऑफिसर हैं अगर इनका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, तो मिनिमम इनको 1 लाख रुपये, ठीक है, मिनिमम 1 लाख रुपये टू मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, ठीक है, 5 लाख हर ऑफिसर पे लगेगा, ये हर ऑफिसर पे लगेगा। अगर ऑफिसर इन्वॉल्व है, ऑफिसर की गलती है, तो 403 कहता है कि भाई देखो 270 दिनों के अंदर आपको इन पैसों के साथ
भाई आरओसी को फाइल करना होगा मिनट बुक की सारी डिटेल्स जो है वो आरओसी के पास फाइल करना होगा, वो रजिस्टर जो है, ठीक है। और अगर दूसरी बात कहा गया कि भाई चलो मान लो कंपनी बंद हो रही है, तो क्या जो कंपनी का लिक्विडेटर है, जो कंपनी को लिक्विडेट करने आया है, ठीक है, एसेट लायबिलिटी काउंट करने आया है, तो क्या उसके ऊपर भी ये प्रोविजन अप्लाई होता है? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल अप्लाई होगा, जी बिल्कुल अप्लाई होगा। अगर लिक्विडेटर है, ठीक है, उसने जो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है, जब कंपनी बंद हो रही होगी तो उस टाइम पे भी लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि भाई लिक्विडेटर सारे जो अकाउंट्स हैं, सारी डिटेल्स हैं, वो चेक करता है कंपनी के, और जब सभी डिटेल्स को चेक करता है वो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखेगा कि अगर ये जो मिनट बुक थी लास्ट मीटिंग की, ठीक है, ये सबमिट नहीं की गई, तो उस मीटिंग की जो मिनट बुक होगी उसको लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि उसको सबमिट करे आरओसी के पास। अगर वो फाइल नहीं करता है तो उसके ऊपर भी मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो लिक्विडेटर साहब भी नहीं बचेंगे अगर ऐसा गलती उन्होंने किया तो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम एनसीएलटी या फिर कंपनी बोर्ड, ठीक है, कंपनी लॉ बोर्ड। धन्यवाद।